मॉर्निंग भारत एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, कोरोना टीकाकरण में एक खुराक के लिए 250 रुपए ले सकेंगे निजी अस्पताल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि निजी अस्पताल कोविड-19 टीके की प्रति खुराक के लिए 250 रुपए तक का शुल्क ले सकते हैं। देश में 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण करने की तैयारी चल रही है। मंत्रालय ने टीकाकरण में शामिल किए जाने वाले 45 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में 20 गंभीर बीमारियों के बारे में भी बताया। इनमें हृदय की बीमारी, कोरोनरी धमनी रोग, सीटी, एमआरआई, स्ट्रोक, 10 साल से अधिक समय से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी जैसे रोग शामिल हैं। कोविड-19 टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाएगा, जबकि निजी अस्पतालों में लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, टीके के लिए अधिकतम शुल्क 250 रुपए लिया जाएगा, जिसमें 150 रुपए टीके की कीमत और 100 रुपए सेवा शुल्क है। यह व्यवस्था अगले आदेशों तक लागू रहेगी। इन सभी सूचनाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य साथियों और मिशन निदेशकों के साथ साझा किया। वहीं आपको बता दें, देश में शनिवार को लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के 16,000 से अधिक मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,79,979 हो गई, जबकि अब तक 1,07,63,451 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से। कांग्रेस को बताया कमजोर, कामकाज पर उठाए सवाल। जी हां, जम्मू में जुटे कांग्रेस के असंतुष्ट 23 नेता पार्टी नेतृत्व पर हमले किए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक अगले ही दिन कांग्रेस के असंतुष्ट बताए जा रहे 23 नेताओं ने जम्मू में सभा कर पार्टी आलाकमान पर तीखे हमले किए और कामकाज पर सवाल उठाए। वक्ताओं ने कांग्रेस को कमजोर बताया और कहा कि नेताओं को 5 सितारा संस्कृति छोड़नी होगी। इन नेताओं ने सवाल उठाने के लिए ऐसा वक्त चुना जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी राज्य तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। बंगाल में वाम मोर्चा के साथ मिलकर पार्टी अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश में है और असम, पुडुचेरी और केरल में राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही है। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि G23 नेताओं के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस की विरासत और इतिहास की दुहाई देकर कहा कि इन नेताओं का पार्टी में बहुत सम्मान है। अभी इन्हें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि जम्मू सम्मेलन में शामिल प्रत्येक नेता का पार्टी में आदर है, वे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। संघर्ष विराम से आतंकरोधी अभियानों पर असर नहीं। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने रविवार को कहा कि भारत पाक में संघर्ष विराम समझौते का आशय यह नहीं कि हम आतंकरोधी अभियानों में ढिलाई बरतेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का कड़ाई से पालन करने पर बनी सहमति से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू में उत्तरी कमान के अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना की उत्तरी कमान काफी सतर्क है और सीमा पर चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए इसके कर्मियों ने अपनी बहादुरी, धैर्य और दृढ़ संकल्प के जरिए असंभव दिखने वाले काम को भी संभव बनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि को नियंत्रण रेखा और सभी अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम समझौतों और आपसी सहमतियों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई थी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस संघर्ष विराम का आतंकवाद विरोधी अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम अपनी सतर्कता बनाए रखेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत को तैयार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनका देश भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए करने को तैयार है।
भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम समझौते के कड़ाई से पालन के ऐलान के बाद उनका यह बयान आया है। उन्होंने भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते का शनिवार को स्वागत किया और कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की जिम्मेदारी नई दिल्ली की है। इमरान खान ने ट्वीट किया, नियंत्रण रेखा पर फिर से संघर्ष विराम स्थापित करने का मैं स्वागत करता हूं। इसमें आगे की प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी भारत की है। गोगोई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अनुमति से इनकार। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश और नामित राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के कथित बयान के लिए उनके खिलाफ मामला शुरू करने को लेकर शीर्ष विधि अधिकारी से अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा था कि न्यायपालिका की हालत जीर्ण शीर्ण है और किसी भी व्यक्ति को समाज पर न्याय नहीं मिल पाता। वेणुगोपाल ने कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति देने से इनकार करते हुए गोखले को जवाब दिया, मैंने समूचे साक्षात्कार को देखा है। जो भी उन्होंने कहा संस्थान की बेहतरी के लिए कहा और अदालत या निचली अदालत को लेकर लांछन लगाने का प्रयास नहीं किया। हालांकि पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी थोड़ी तल्ख थी, लेकिन उनकी टिप्पणी से न्यायपालिका की किसी भी चीज को चोट नहीं पहुंची है। चुनाव आयोग ने बंगाल के एडीजी को हटाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के एक दिन बाद शनिवार को चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जावेद शमीम को उनके पद से हटा दिया। एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि उनकी जगह जगमोहन की नियुक्त किया गया है। इस आदेश के अनुसार 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी शमीम को मोहन की जगह महानिदेशक बनाया गया है। उनका रैंक एडीजी का ही होगा। इस फेरबदल से कुछ घंटे पहले भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब से मिला था और उसने उनसे पक्षपाती पुलिस अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाने की अपील की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद स्वप्न दासगुप्ता और अर्जुन सिंह शामिल थे। राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इसी महीने शमीम को राज्य का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया था। पटना हाईकोर्ट का उद्घाटन करते हुए न्यायाधीश ने की अपील। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने वादपूर्ण मध्यस्थता के विकल्प के प्रति पक्षकारों को प्रोत्साहित कर अदालतों पर मुकदमों का बोझ घटाने की शनिवार को अपील की। उन्होंने कहा कि वादपूर्ण मध्यस्थता दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामले में विवादों का समाधान करने का एक जरिया है। पटना हाईकोर्ट के नए शताब्दी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कानूनी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने पक्ष में फैसला नहीं देने वाले जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर शनिवार को घोर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह नई प्रवृत्ति विचलित करती है। घटना में हाईकोर्ट के नए भवन के लोकार्पण समारोह में उन्होंने यह चिंता जताई। लोकार्पण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर मौजूद थे। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग को चाकू मारा। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्कूल से लौट रहा छात्रा से छेड़छाड़ और फब्तियां कराने का विरोध करने पर 3 लड़कों ने उसके 17 वर्षीय भाई को बुरी तरह पिटाई करने के बाद उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल लड़के को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार को एक स्कूल के नजदीक हुई। पीड़ित की बहन ने अपने बयान में कहा कि वह अपने 17 साल के भाई के साथ आ रही थी, तभी 3 लड़कों ने उनका पीछा किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब उसके भाई ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी पिटाई की और फिर उसके पेट में चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। घायल किशोर अब भी बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है। ब्राजील का उपग्रह आज अंतरिक्ष में ले जाएगा भारत।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो भारत का रॉकेट रविवार को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार ब्राजील का उपग्रह लेकर अंतरिक्ष रवाना होगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 2021 में पहला प्रक्षेपण है। इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHR से प्रक्षेपित करने का समय 28 फरवरी को सुबह 10:24 है, जो मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। PSLV C-51 अमेजोनिया 1 मिशन के लिए उल्टी गिनती शनिवार सुबह 8:54 पर शुरू हो गई। इसरो ने एक बयान में बताया कि PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इस रॉकेट को चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इन उपग्रहों में चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया का सतीश धवन SAT शामिल हैं। इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। SKI ने कहा कि यह उनकी आत्मनिर्भर पहल और अंतरिक्ष निजीकरण के लिए एकजुटता और आभार व्यक्त करने के लिए है। लड़की का पीछा करने वाले युवक को 22 महीने की कैद हो गई। महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में मुंबई की एक विशेष पोक्सो अदालत ने कॉलेज जा रही किशोरी के सामने आपत्तिजनक व्यवहार करने पर एक व्यक्ति को साल भर की कैद की सजा सुनाई और 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश RR वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354D और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत दोषी करार दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला माहौलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसान आंदोलन का हल 2 मिनट में संभव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समाधान 2 मिनट में निकल सकता है, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिद अच्छी नहीं होती। गहलोत शनिवार को डूंगरगढ़ में पिलानियों की ठाड़ी धनेरू में किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, सरकारों को मतदाताओं चाहे वे किसान हो या मजदूर, सम्मान के साथ उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 100 दिन होने को आए हैं, 200 लोग मारे गए, पता नहीं कब तक यह आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा, क्या यह तरीका अच्छा है लोकतंत्र में? क्या कोई रास्ता नहीं निकल सकता? आप इन काले कानूनों को खत्म कर दीजिए, किसानों को बुलाकर बात कीजिए, विपक्ष को पूछकर नए कानून पारित कीजिए। 2 मिनट में हल निकल सकता है, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी हुई है। लोकतंत्र में सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। सरकार को उदारता दिखानी चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। उनकी तकलीफ को समझना चाहिए कि ठंड में क्या बीत रही है उन लोगों पर। फर्जी आईडी में ईमेल मामले में ऋतिक रोशन ने अपना बयान दर्ज कराया। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने उनके नाम से फर्जी ईमेल अभिनेत्री कंगना रनौत को भेजे जाने से जुड़ी 2016 की अपनी एक शिकायत के सिलसिले में शनिवार को मुंबई अपराध शाखा की अपराध खुफिया इकाई के सामने अपना बयान दर्ज कराया। एक अधिकारी ने बताया कि रोशन सुबह करीब 11:15 बजे दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त के दफ्तर पहुंचे और 2.5 घंटे के बाद वहां से गए। CIU कार्यालय क्रॉफर्ड बाजार में पुलिस आयुक्त कार्यालय के मुख्य भवन में है। आयुक्त कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और छायाकार मौजूद थे। सहायक पुलिस निरीक्षक की अगुवाई वाले CIU अधिकारियों की एक टीम ने रोशन का बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई अपराध शाखा की CIU ने बयान दर्ज कराने के लिए रोशन को तलब किया था। रोशन ने 2016 में एक शिकायत दर्ज करा के आरोप लगाया था कि किसी ने फर्जी ईमेल आईडी से उनके नाम का इस्तेमाल करके अभिनेत्री कंगना रनौत को ईमेल भेजे हैं। असम में 1.08 लाख लोगों को मतदान की अनुमति नहीं। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खाड़े ने शनिवार को कहा कि असम में विधानसभा चुनाव में 1.08 लाख संदेहपूर्ण मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
पिछले साल विधानसभा में उपलब्ध कराई गई संदेहपूर्ण मतदाताओं की संख्या 1.13 लाख थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जनवरी में राज्य के दौरे पर कहा था कि जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है लेकिन मतदाता सूची में है, वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेहपूर्ण मतदाता वैसे लोग हैं जिनकी पहचान मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान डी वोटर के रूप में की गई और जिनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिकरणों में मामले लंबित हैं, जिन्हें अधिकरण ने विदेशी घोषित कर दिया है। खाड़े ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां चुनाव के दौरान तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कुल 2,32,44,454 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन कर असम में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यादव ने गुवाहाटी की अपनी पहली यात्रा के दौरान कहा कि वह पहले ही कांग्रेस से बात कर चुके हैं और गठबंधन को औपचारिक रूप देने के लिए एआईयूडीएफ के साथ बाद में बातचीत करेंगे। यादव ने कहा कि राजद अन्य छोटे दलों के संपर्क में भी है। उन्होंने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लगभग 5% हिंदी भाषी लोग हैं। हमारे पास 11 सीटों पर ऐसे लोगों की संख्या काफी है, लेकिन हम केवल वहीं लड़ेंगे जहां जीतने की संभावना अधिक हो। भारत बांग्लादेश ने आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई। भारत बांग्लादेश के बीच शनिवार को हुई गृह सचिव स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने का काम जल्दी पूरा करने और आतंकवाद तथा चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 साल मुजीब वर्षों के पूरे होने के बाद पृष्ठभूमि में 19वीं वार्ता हुई। आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भारतीय पक्ष का और बांग्लादेश के जन सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सचिव मुस्तफा कमाल उद्दीन ने अपने देश के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। उसके अनुसार भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों का बहुत महत्व देते हैं। दोनों सचिवों ने सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दों पर परस्पर सहयोग को और अधिक विस्तार देने और उसे मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने अपनी जमीन या सीमा का उपयोग दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए न होने देने की बात दोहराई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बनी सहमति के आधार पर दोनों पक्षों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने का काम जल्दी पूरा करने पर चर्चा की। बयान के अनुसार सीमा पर गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दोनों पक्ष सहमत हुए। गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।